आज हम बेसिकली कोडिंग कैंप के जो वीक 2 के कॉन्टेस्ट हुए थे उसमें जो 5 क्वेश्चंस थे वो डिस्कस करेंगे और उनके पीछे के जो भी कॉन्सेप्ट यूज हुआ था वो सब डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन जो कोडिंग कैंप का था वो बहुत बेसिक सा क्वेश्चन दिया था और इस माइंडसेट से दिया था कि सभी लोगों से हो जाए। हाँ, तो पहला क्वेश्चन जो दिया था, ये 5 क्वेश्चन दिए थे कोडिंग कैंप वीक 2 में। तो जो पहला क्वेश्चन था वो काफ़ी बेसिक था, पैटर्न प्रिंटिंग का था। सो इस क्वेश्चन में वी आर गिवन द हाइट ऑफ अ रेक्टेंगल और हमें एक इक्विलेटरल रेक्टेंगल प्रिंट करना था। अगर W इज इक्वल टू 4 है तो हमारा रेक्टेंगल कुछ इस तरीके से दिखना चाहिए था। ओके, सो इस क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं और इस क्वेश्चन को जनरलाइज करके मैं ये बता दूंगा आपको कि सारे जो पैटर्न प्रिंटिंग प्रॉब्लम्स होते हैं वो एक्चुअली कैसे सॉल्व होते हैं। तो शुरू करते हैं। वी वर गिवन एन हाइट ऑफ द रेक्टेंगल। तो पहले हम कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं और उससे हम अपना इंट्यूशन डेवलप करने में थोड़ी मदद हो जाएगी। तो लेट्स से हाइट ऑफ रेक्टेंगल वाज गिवन एज 2। h इज इक्वल टू 2 के लिए हमारा रेक्टेंगल कैसा दिखेगा? h इज इक्वल टू 2 के लिए आर रेक्टेंगल शुड हैव हाइट 2, तो वो कुछ ऐसा दिखना चाहिए। सिमिलरली फॉर h इज इक्वल टू 3 आर रेक्टेंगल शुड लुक समथिंग लाइक दिस। उसी तरीके से h इज इक्वल टू 4 के लिए हमारा रेक्टेंगल कुछ ऐसा दिखेगा। और ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, एक सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड। h इज इक्वल टू 4 के लिए हमारा रेक्टेंगल ऐसा दिखना चाहिए कुछ। ओके, सो अब हम अगर देखें तो हमारा जो ट्राइंगल है इट कंसिस्ट ऑफ एक सिंबल स्टार और कुछ स्पेसेस। इसको अगर जनरलाइज करने की कोशिश करें तो वी कैन से हर एक रो में फॉर i इज इक्वल टू 1, दैट इज फॉर द फर्स्ट रो वी आर हैविंग कितनी स्पेसेस? वी कैन से दैट फॉर फर्स्ट रो वी आर हैविंग h माइनस 1 स्पेस। देखो जैसे h इज इक्वल टू 2 है तो हमारे फर्स्ट रो में एक स्पेस है। h इज इक्वल टू 3 में हमारे फर्स्ट रो में दो स्पेसेस है, 3 माइनस 1 2। और h इज इक्वल टू 4 में हमारे पास 3 स्पेसेस है, दैट इज 4 माइनस 1 3। ओके, और अगर हम उसी तरीके से स्टार की बात करें, सिंबल की बात करें, तो हमारे फर्स्ट रो में वी आर हैविंग जस्ट 1 स्टार। उसी तरीके से अगर हम बात करें i इज इक्वल टू 2 की, दैट इज सेकेंड रो में वी आर हैविंग n माइनस 2 स्पेसेस। इसमें 0, दैट इज 2 माइनस 2 0। 3 माइनस 2 वी आर हैविंग 1 स्पेस। Similarly 4 minus 2 we are having 2 space. So for I is equal to 2 we are having n minus 2 space. और स्टार की बात करें तो सेकेंड रो में वी आर हैविंग 3 स्टार्स। ओके, सिमिलरली फॉर i इज इक्वल टू 3 वी आर हैविंग n माइनस 3 स्टार्स। आप देख सकते हो खुद से। और अगर हम सॉरी n माइनस i इज इक्वल टू 3 में वी आर हैविंग n माइनस 3 स्पेसेस। स्टार की बात करें देन वी आर हैविंग 5 स्टार्स। सिमिलरली i is equal to 4 के लिए we are having n minus 4 stars और n minus 4 spaces और 7 स्टार है हमारे पास। इसको अगर हम जनरलाइज करके लिखें then we can say that for any row I we are having n minus I spaces followed by 2 into I minus 1 stars। क्योंकि ये ऑड नंबर्स में इंक्रीजिंग सीक्वेंस बन रही है, 1 3 5 7 9 11 इस तरीके से बन रही है ना। तो ऑड नंबर्स को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? 2 इंटू आई माइनस 1। ओके, तो ये हमारी जनरलाइज फॉर्म हो गई। पैटर्न प्रिंटिंग के जितने भी प्रॉब्लम्स होते हैं उसमें आपको यही करना है, आपको स्पेसेस गिननी पड़ेगी और आपको सिंबल गिनने पड़ेंगे हर एक रो में, और उनके बीच का कोई रिलेशन बनाना पड़ेगा जैसा मैंने अभी इस क्वेश्चन में बनाया है। इसको कोड कर लेते हैं तो आपको थोड़ा बेटर आइडिया हो जाएगा कैसे करना है। सो
कोड करने के लिए सबसे पहले वी विल बी टेकिंग एन इनपुट n from the user which will be defining the height of the triangle. Okay. अच्छा जस्ट अ मिनट, अभी बच्चे कम है तो आप में से किसी को भी ना कोई डाउट हुआ तो बिल्कुल आप पूछ सकते हो, कॉन्सेप्ट या फिर किसी में भी ना माइक ऑन भैया कर। ये वेक्टर किस लिए यूज होता है, ये हेडर फाइल जो वेक्टर है ये? वेक्टर बेसिकली वेक्टर और array के बीच का कोई डिफरेंस नहीं है. वेक्टर इज अ क्लास जो array को डिफाइन करती है और वेक्टर में हमें कुछ एडिशनल फंक्शनैलिटीज मिल जाती है जो कि array में इंडिविजुअली नहीं होती. और ये एल्गोरिदम में काफी सारे फंक्शंस इंक्लूडेड होते हैं, जैसे कि हमारा सॉर्ट फंक्शन हो गया. काफी सारे फंक्शन जो हम डे टू डे यूज करते हैं ना. अब जैसे तुमने वीक 2 में बबल सॉर्ट, इंसर्शन सॉर्ट और सिलेक्शन सॉर्ट पढ़ा था. अगर आपको कोई भी एक एरे को सॉर्ट करना है तो आप हर एक बार पूरा सॉर्टिंग एल्गोरिथम नहीं लिखोगे, आप सिर्फ इनबिल्ट सॉर्टिंग एल्गोरिथम यूज करोगे. ऐसे करके सॉर्ट आप डिफाइन कर दोगे स्टार्टिंग पोजीशन से लेकर एंडिंग पोजीशन तक. अच्छा भैया, वो इन दोनों के बारे में नहीं पता था मेरे को एक्चुअली. तो ऐसे काफी सारी हेडर फाइल्स होती है. हैशटैग इंक्लूड यूटिलिटी भी होती है. और जो मास्टर फाइल्स यूज होती है जो आपको यूज करनी है, अगर आप हर एक हेडर फाइल को यूज ना करके सिर्फ एक हेडर फाइल यूज करो, देन यू कैन इंक्लूड हैशटैग इंक्लूड bits/std++.h. इस हेडर फाइल में बेसिकली सारी हेडर फाइल्स इंक्लूडेड होती है और आपको इंडिविजुअली कोई भी हेडर फाइल इंक्लूड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप ये लिख देते हो तो. फिर तो हम सारे प्रोग्राम्स में लिख देंगे ना? हाँ, लिख सकते हो आप. जैसे प्रोजेक्ट दे रहे हैं जैसे कॉलेज वाले, उन सब में लिखने की जरूरत थोड़ी ना फिर, या फिर सारे के सारे? नहीं, आपको वैसे लिखने की जरूरत नहीं है, पर फिर भी आपको पता होना चाहिए कि कौन सा फंक्शन किस हेडर फाइल में होता है, फिर कौन सी क्लास का अगर आप कोई ऑब्जेक्ट बना रहे हो तो वो किस हेडर फाइल को बिलोंग करता है, ये पता होना चाहिए. ठीक है भैया. तो वापस आते हैं. इंट एन सी इन एन हमने हाइट ऑफ द ट्राइंगल इनपुट करा लिया. अब हम लूप लगाएंगे जो कि हर एक रो पर जाएगा फॉर इंट आई इज इक्वल टू 1 से लेकर n तक. हमें n लाइन्स प्रिंट करनी है ना. देखो यहाँ पे जैसे h इज इक्वल टू 2 है तो हमें 2 लाइन्स प्रिंट करनी है. h इज इक्वल टू 3 में हमें 3 लाइन्स प्रिंट करनी है. 4 में 4 लाइन्स प्रिंट करनी है. तो हम एक लूप लगा रहे हैं फॉर इंट आई इज इक्वल टू 1 से लेकर n तक. ओके. अब इस हर एक लाइन में जब हम एंटर कर रहे हैं देन वी विल बी एडिंग सम स्पेसेस फॉलोड बाय सम स्टार सिंबल्स. और ये स्पेसेस कितनी होंगी? n-i होंगी. और जो स्टार सिंबल जो हमें प्रिंट कराने वो होंगे 2 into i-1. तो इनको करा देते हैं. j इज इक्वल टू 1 से लेके j इज लेस देन इक्वल टू n-i. ये तो हो गई हमारी स्पेसेस जो हमें प्रिंट करानी है. इसके बाद वी विल बी प्रिंटिंग आउट ऑल द स्टार सिंबल्स जो भी होंगे 2 into i-1. एक लाइन में हमारी सारी स्पेसेस आ गई, सारे स्टार सिंबल्स आ गए जितने होने चाहिए थे. उसके बाद वी विल बी एंटरिंग न्यू लाइन. ओके. तो इसको रन कर लेते हैं. इसमें अगर किसी को कुछ पूछना है भैया एक या किसी एरर को आई कोई कि इसके डाउट है तो अंदर पूछ लो. आपने सी आउट का तो वहाँ पे सेमीकोलन नहीं लगाया है. हाँ, ओके, थैंक यू. तो ये सही चल रहे हैं. इसमें किसी को कोई डाउट है? किसी को ये पूछना है कि ये कैसे बना, n-i कैसे आया, 2 into i-1 कैसे आया? तो मैं दोबारा बता सकता हूँ. ओके देन नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन वाज फिबोनाची नंबर्स. तो इस क्वेश्चन को डिस्कस करने से पहले मैं ये बता देता हूँ फिबोनाची सीरीज क्या होता है और फिबोनाची नंबर किसे कहते हैं. Fibonacci sequence is a sequence in which every term is the sum of its previous two elements. तो Fibonacci sequence के जो पहले दो elements होते हैं जो predefined होते हैं, that is 0 and 1. अब इसके बाद जो भी term आएगी that will be equal to the sum of its previous two elements.
जो नेक्स्ट टर्म आएगी दैट विल बी इक्वल टू 0 + 1 1। इसके बाद जो अगली टर्म आएगी दैट विल बी इक्वल टू इट्स प्रीवियस टू एलिमेंट्स। इसके प्रीवियस टू एलिमेंट्स कौन से होंगे 1 और 1, तो 1 + 1 2। नेक्स्ट एलिमेंट विल बी इक्वल टू द सम ऑफ दीज टू एलिमेंट्स दैट इज 1 + 2 3। नेक्स्ट एलिमेंट इज विल बी 2 + 3 5। Next will be 8, 5 + 3. Next will be equal to 13, then 20, 21, and so on. इस टाइप की सीक्वेंस को हम कहते हैं फिबोनाची सीक्वेंस। अब हमारे क्वेश्चन में बोला हुआ है कि हमें इस सीक्वेंस का nth एलिमेंट निकालना है। टू फाइंड आउट nth एलिमेंट ऑफ दिस फिबोनाची सीक्वेंस इज आवर मेन एम। ओके, सो इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं, मैं आपके साथ दोनों डिस्कस करने वाला हूँ। फर्स्ट अप्रोच इज आर आइटरेटिव अप्रोच। आइटरेटिव अप्रोच में बेसिकली हम लूप यूज करेंगे, और दूसरी अप्रोच है यूजिंग रिकर्जन। तो पहले आइटरेटिव अप्रोच डिस्कस कर लेते हैं, ये शायद सबको आती ही होगी। इसमें बेसिकली वी विल बी टेकिंग two variables a and b. A will be containing the second last element and b will be containing the last element, और इन दोनों a और b की वैल्यू के थ्रू हम हमारा नेक्स्ट एलिमेंट निकालते हुए चले जाएंगे, और जैसे ही हम अपना नेक्स्ट एलिमेंट निकालेंगे वी विल बी अपग्रेडिंग द वैल्यू ऑफ a and b. फॉर एग्जांपल इनिशियली a will be equal to 0 and b will be equal to 1, और c will be equal to a plus b, तो 0 + 1 c की वैल्यू हो गई 1। जैसे ही हमारा एक एलिमेंट निकला, वी विल हैव टू अपग्रेड आवर वैल्यू ऑफ ए एंड बी। ए की वैल्यू हो जाएगी 1 और बी की वैल्यू हो जाएगी 1। अब इन दोनों वैल्यू के थ्रू वी विल बी फाइंडिंग आउट सी अगेन विच इज 2। उसके बाद फिर हम ए और बी को दोबारा अपग्रेड कर देंगे, और ऐसे लूप चलाते रहेंगे जब तक हमें हमारा nth एलिमेंट नहीं मिल रहा। ओके, सो इसको कोड कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो हमें यूजर से इनपुट कराना है n। दिस n denotes basically the nth element that we have to find out। ठीक है, अगर हमारा n, if our n is equal to 0 या 1, तो हमें पहले से ही पता है कि इसकी वैल्यू क्या होगी, तो हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। वी विल सिंपली बी प्रिंटिंग आउट n, क्योंकि अगर n 0 होगा तो हमें 0 प्रिंट करना है, क्योंकि 0th एलिमेंट ऑफ द फिबोनाची सीक्वेंस इज 0 एंड फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द फिबोनाची सीक्वेंस इज 1 ओनली। तो इस वाले केस में हमें कुछ नहीं करना, सीधा प्रिंट करा दूंगा। और अगर हमारा n इज ग्रेटर देन 1, 2 3 4 5 6 7 8 कुछ भी है, 1 से बड़ा कुछ भी है, देन वी हैव टू फाइंड आउट दैट एलिमेंट। उस केस में वी विल बी टेकिंग टू वेरिएबल्स a एंड b। a में इनिशियली वैल्यू डालूंगा 0 एंड b में इनिशियली वैल्यू डालूंगा मैं 1, और हमारा नेक्स्ट एलिमेंट जो हम निकालते चले जाएंगे दैट विल बी स्टोर्ड इन सी। ओके, उसके बाद हम लूप लगाएंगे फॉर एंड i इज इक्वल टू 2 से लेकर i इज इक्वल टू n तक। 2 से मैं क्यों शुरू कर रहा हूँ, क्योंकि 0th एलिमेंट और फर्स्ट एलिमेंट हमारा पहले से ही हमें पता है। 0th एलिमेंट यहाँ पर है और फर्स्ट एलिमेंट हमने पहले ही बाहर इंक्लूड कर चुका है, तो हम i इज इक्वल टू 2 से लेकर n तक लूप लगा रहे हैं, और हर एक आइटरेशन में we will be finding out अगर n is equal to 0 या n is equal to 1 है, मतलब हमें 0th नंबर निकालना है या फिर फर्स्ट नंबर निकालना है, देन हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, हमें पहले से ही पता है दैट विल बी इक्वल टू n ओनली। ओके, और अगर हमारा नंबर n से बड़ा है, n is equal to 1 से बड़ा है, देन वी हैव टू फाइंड आउट दैट एलिमेंट, जो कि मैंने इस कोड में लिखा है, एल्स वाले कोड में लिखा है। वी आर क्रिएटिंग टू वेरिएबल्स a is equal to 0 एंड b is equal to 1, और हम हर एक नया एलिमेंट सी में स्टोर कर रहे हैं। ठीक है, तो हम लूप लगा रहे हैं फॉर इंट i इज इक्वल टू 2 से लेकर n तक, और हम हर एक बार अपना नेक्स्ट एलिमेंट a और b के थ्रू निकालते हुए जा रहे हैं, और उसके बाद a और b को अपडेट कर रहे हैं। इतना ही किया है, ये क्लियर है। तो इसके बाद हमें बस प्रिंट करा देना है वैल्यू ऑफ c। ये हो गया। अब मैं रिकर्सिवली ये क्वेश्चन कैसे करना है वो बता देता हूँ। लूप के अंदर नहीं होना चाहिए था उस सी आउट को। हाँ, लूप के अंदर, एक सेकेंड, ये कोड था। अगर मैं लूप के अंदर लगाता,
सी आउट को, तो वो हर एक बार प्रिंट होता हुआ चला जाता। हर एक आइटरेशन में हमारी सी की वैल्यू प्रिंट होती हुई चली जाती है, बट हमें सिर्फ nth वैल्यू निकालनी है। अच्छा समझ आ अच्छा रहा अच्छा, है आपको? ओके, हाँ हाँ समझ गया, मुझे लगा कि ये पूरी सीरीज प्रिंट करनी है। ओके ओके। नहीं, हमें सिर्फ nth एलिमेंट प्रिंट करना था। ओके, सो हाँ, मैं रिकर्जन बता रहा था ना। मैंने पिछले सेशन में बताया था फंक्शन क्या होते हैं, लेकिन काफी लोग पिछले सेशन में थे नहीं, तो मैं दोबारा बता देता हूँ फंक्शन क्या होते हैं। हमारा जो एक पीस ऑफ कोड है जो एग्जीक्यूट होता है, वो किसी ना किसी फंक्शन के अंदर प्रेजेंट होगा। जैसे हमारा इंट मेन भी एक फंक्शन है। दिस इज द फंक्शन विच गेट्स कॉल्ड बाय डिफॉल्ट, और इसके अंदर जितनी भी लाइंस ऑफ कोड लिखी होती है दैट विल गेट एग्जीक्यूटेड बाय डिफॉल्ट। अब हम इस मेन फंक्शन के थ्रू मल्टीपल फंक्शंस को कॉल कर सकते हैं, कितने भी फंक्शन को इस मेन फंक्शन के थ्रू कॉल कर सकते हैं, एंड आवर कंट्रोल ऑफ द प्रोग्राम विल jump from that particular line to any other function. ओके, सो मान लो हमारा जो फंक्शन होता है उसका सिंटैक्स बता देता हूँ पहले। Our function is defined like this: a data type which our function will be returning, followed by the name of that function, and followed by some arguments which are given between these two brackets. ये arguments क्या होती हैं? ये arguments होती हैं बेसिकली जो डेटा आप अपने मेन फंक्शन या फिर किसी और फंक्शन के थ्रू इस फंक्शन में पास करते हो, दैट आर नोन एज आर्ग्यूमेंट्स। फॉर द टाइम बीइंग हम एक आर्ग्यूमेंट ले लेते हैं, से इंट n, और हमारे ये जो fn फंक्शन है दैट विल बी लेट्स से इट विल बी डिफाइनिंग कि n ऑड है या इवन है, उस हिसाब से ये हमारा रिजल्ट प्रिंट करेगा। ओके, तो हमें कुछ नहीं करना, हमें बस एक कंडीशन लगा देनी है, अगर n इज डिविजिबल बाय 2, तो इसका मतलब हमारा फंक्शन इवन है एंड वी हैव टू रिटर्न ट्रू, एल्स वी हैव टू रिटर्न फॉल्स। सो दिस इज द बेसिक काइंड ऑफ फंक्शन। फंक्शन की डिक्लेरेशन में बस यही चीजें ध्यान रखनी होती है। एक नाम ऑफ द फंक्शन का, उस नाम से पहले कोई डेटा टाइप होगा जो कि ये फंक्शन रिटर्न करेगा। अगर ये फंक्शन कुछ भी डेटा रिटर्न नहीं कर रहा, देन वी विल बी यूजिंग void। अगर वो कोई डेटा रिटर्न कर रहे हैं तो उस डेटा टाइप को हमें पहले लिखना पड़ेगा कि किस डेटा टाइप का वेरिएबल इट विल बी रिटर्निंग, फॉलोड बाय सम आर्ग्यूमेंट्स जो कि हमारी वैल्यूज होगी जो हम पास करेंगे थ्रू आवर मेन फंक्शन और एनी अदर फंक्शन विच इज कॉलिंग दिस फंक्शन fn। ओके, और फिर जो इन दो ब्रैकेट्स के बीच में जितनी भी स्टेटमेंट्स होंगी वो रेगुलरली एग्जीक्यूट हो जाएंगी। सो दिस वाज अ फंक्शन। अब रिकर्जन क्या होता है? रिकर्जन इज अ फंक्शन which calls itself again and again until a base case hits. Okay, recursion में basically हमें दो चीजें हैं, दो फैक्टर्स होते हैं रिकर्जन के जिस पे हमें ध्यान देना है। फर्स्ट इज द बेस केस and the second is recurrence relation. So जो हमारा क्वेश्चन था फिबोनाची नंबर वाला, उसके अंदर रिकरेंस रिलेशन क्या होगी? f of n, that is nth Fibonacci number will be equal to n minus 1 Fibonacci number plus f of n minus 2th Fibonacci number. अगर हमें n minus 1 Fibonacci number पता है और n minus 2 Fibonacci number पता है, then we can easily find out our nth Fibonacci number by adding these two values. उसी तरीके से हमारे फिबोनाची नंबर वाले केस में हमारे बेस केस दिया हुआ था f of 0 is equal to 0 and f of 1 is equal to 1। में यही होता है, हम पूरा काम खुद से नहीं करते, वी डिवाइड आवर प्रॉब्लम इनटू मल्टीपल सब प्रॉब्लम्स, और उन मल्टीपल सब प्रॉब्लम्स के आंसर के थ्रू हम अपना फाइनल आंसर बना लेते हैं बाय यूजिंग द वैल्यूज ऑफ मल्टीपल सब प्रॉब्लम्स। हम अपनी मेजर प्रॉब्लम को मल्टीपल सब प्रॉब्लम्स में डिवाइड करते हैं, उसी फंक्शन को बार बार कॉल करते रहेंगे जब तक ये वाली बेस केसेस हिट नहीं होते। दैट फंक्शन विल कीप ऑन कॉलिंग इटसेल्फ, और हम छोटे फंक्शन कॉल्स, जो छोटे फंक्शन कॉल्स हैं उनकी वैल्यूज के थ्रू बड़े फंक्शन की वैल्यू निकाल लेते हैं, एंड फाइनली वी विल बी रिटर्निंग दिस। ओके,
तो इसको एक बार कोड कर लेते हैं। Fibonacci numbers. First of all, we'll be taking an integer n, जो कि डिनोट करेगा nth फिबोनाची नंबर। उसके बाद हम खुद कुछ नहीं कर रहे, वी आर जस्ट क्रिएटिंग अ फंक्शन विच विल बी रिटर्निंग आवर nth फिबोनाची नंबर। और इस फंक्शन में मैं एज एन आर्ग्यूमेंट n पास कर रहा हूँ। ये देखो, यहाँ मैं फंक्शन कॉल कर रहा हूँ और एज एन आर्ग्यूमेंट उसमें मैं एक वैल्यू डाल रहा हूँ n। ये मैंने डेटा पास कर दिया इस फंक्शन में। ओके, जो भी वैल्यू आएगी वी विल बी सिंपली प्रिंटिंग आउट। जो भी ये फंक्शन वैल्यू रिटर्न करेगा वो हम सीधा सीधा प्रिंट कर रहे हैं। अब फंक्शन डिक्लेरेशन में मैंने क्या बताया था, जो डेटा टाइप ये फंक्शन रिटर्न करेगा सबसे पहले वो लिखना है। इस केस में इंटीजर, क्योंकि हमारा fn फंक्शन विल बी रिटर्निंग इंटीजर फॉलोड बाय द नेम ऑफ द फंक्शन, दिस इज fn, फॉलोड बाय द आर्ग्यूमेंट्स। इस फंक्शन में हम पास कर रहे हैं वो एक ही आर्ग्यूमेंट है, दैट इज ऑफ इंटीजर डेटा टाइप int n। अब जो दो फैक्टर्स मैंने बताए थे वो थे एक बेस केस और एक रिकरेंट रिलेशन, बस वो दोनों लिखने में। बेस केस क्या है, अगर n इज इक्वल टू 0 या n इज इक्वल टू 1 है, देन जस्ट सिंपली रिटर्न n, क्योंकि 0th फिबोनाची नंबर और फर्स्ट फिबोनाची नंबर की वैल्यू वही रहेगी। 0th फिबोनाची नंबर की वैल्यू 0 है और फर्स्ट फिबोनाची नंबर की वैल्यू 1 है, तो उस केस में वी जस्ट हैव टू सिंपली रिटर्न n। और बाकी वी विल बी डिवाइडिंग दिस प्रॉब्लम इनटू टू सब प्रॉब्लम्स। fn ऑफ n माइनस 1 निकाल दो और fn ऑफ n माइनस 2 निकाल दो। ओके, वंस वी गेट दीज टू वैल्यूज, n माइनस 1 फिबोनाची नंबर की वैल्यू पता चल गई और n माइनस 2th फिबोनाची नंबर की वैल्यू पता चल गई, तब हमें खुद से कुछ नहीं करना, हमें सिर्फ ऐड करके फाइनल रिजल्ट रिटर्न करा देना है। सो दिस इज रिकर्जन। इसको रन कर लेते हैं। भैया एक बार ये वाला वापस समझाना, वो जो करा था। एग्जैक्टली एक मिनट आप वो वाली स्क्रीन खोलना, एक बार मैं खुद समझने की ट्राई करता हूँ। ये इसमें fn-1 और fn-2 कैसे फाइंड करा? ये तो हमने मतलब कोड लिखा ही नहीं है। ये मैं बता देता हूँ आपको, ये देखो, इसका ना एक ट्री बनता है। n को मान लेते हैं हम 5 है, n इज इक्वल टू 5 है। ओके, हमने n इज इक्वल टू 5 पर दो फंक्शन कॉल्स कर रहे हैं, एक 4 पर और एक 3 पर। ओके, और मैं कह रहा हूं कि फोर्थ n इज इक्वल टू फोर्थ की वैल्यू जब हमें पता चल जाएगी, या फोर्थ फिबोनाची नंबर की वैल्यू जब हमें पता चल जाएगी, या थर्ड फिबोनाची नंबर की वैल्यू जब हमें पता चल जाएगी, तब हमें खुद कुछ नहीं करना, हमें बस इन दोनों का सम निकालना है। एंड अ फाइनल आंसर इज गोइंग टू बी द सम ऑफ दीज टू वैल्यूज। ओके, अब जब फोर्थ को हम कैसे निकाल रहे हैं, फोर्थ पे हम फिर दो फंक्शन कॉल कर रहे हैं। एक फंक्शन अपने आप को कॉल करता हुआ चला जाएगा जब तक हमारा बेस केस हिट नहीं करता। 4 will be calling 3 and 2 and similarly 3 will be calling 1 की वैल्यू हमारी बेस केस में पहले से ही डिफाइंड है। यहां पर n इज इक्वल टू 0 या 1, तो वो यहां पर रिटर्न कर देगा n की वैल्यू। ओके, वहां पे भैया इसके एल्स नहीं आना चाहिए था, एल्स रिटर्न। सो फॉर द टाइम बीइंग 3 0, सॉरी तुम्हारी आवाज कट गई। मैं बोल रहा हूँ आपने वहां पे इफ लिखा, इफ के बाद वहां पे एल्स नहीं आना चाहिए था। इसके बाद मैंने, तुम डाल सकते हो एल्स भी, लेकिन इसके बाद ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट ही नहीं होगी। अगर ये वाली स्टेटमेंट इसकी ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है, तो रिटर्न का मतलब यही होता है कि इस वाले ब्लॉक से वापस चले जाओ। मैं आपको यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये सारे फंक्शन कॉल्स होते हुए जा रहे हैं। 5 ने दो फंक्शन कॉल किए 4 और 3, 4 ने फिर दो फंक्शन कॉल किए 3 and 2, और 3 ने दो फंक्शन कॉल किए 2 and 1। 2 ने दो फंक्शन कॉल किए 1 और 0, और फिर इस वाले 2 ने भी दो फंक्शन कॉल किए 1 and 0, 1 and 0। 1 and 0 आर आर बेस केस।
इसकी वैल्यू हमें पहले से ही पता है। जब n इज इक्वल टू 1 या n इज इक्वल टू 0 आ जाएगा तो बाकी बचा हुआ कोड, ये वाला कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा, ये यहीं से ही रिटर्न कर जाएगा, ये यहीं से ही ऐसे वैल्यू रिटर्न कर देगा, ये यहां से 1 रिटर्न कर देगा और ये यहां से 0 रिटर्न कर देगा। और फिर इस वाले फंक्शन की जो वैल्यू होगी दैट विल बी द सम ऑफ दीज टू वैल्यूज 1 प्लस 0, तो ये 1 रिटर्न कर देगा। इस वाले फंक्शन की वैल्यू 1 प्लस 1, तो ये यहां से 2 रिटर्न कर देगा। और सिमिलरली ये 1 रिटर्न करेगा, ये 0 रिटर्न करेगा, और ये इन दोनों का सम रिटर्न करने वाला है, तो इट विल बी रिटर्निंग 1। 4 विल बी रिटर्निंग 2 प्लस 1 3, और इसी तरीके से 3 विल बी रिटर्निंग समथिंग जो कि होगी 1 0, इन दोनों का सम ये 2 रिटर्न करने वाला है, दैट विल बी इक्वल टू 1, और ये 1 तो 1 रिटर्न करेगा ही, सो 1 प्लस 1 2, सो 3 प्लस 2, टोटल ये फंक्शन 5 रिटर्न कर देगा। ऐसे मल्टीपल फंक्शन कॉल्स होती चली जाएंगी और हमें खुद कुछ काम नहीं करना, हमें अपना काम मल्टीपल सब प्रॉब्लम्स में बांटते हुए चले जाने हैं। ये रिकर्जन का जो पूरा कॉन्सेप्ट है वो हम आगे आने वाले सेशंस में ब्रीफली पढ़ेंगे। अभी के लिए आप थोड़ा सा आइडिया लगा लो कि ये काम कैसे करते हैं। बस इसमें हम 2 चीजें इंक्लूड करते हैं, एक होता है बेस केस और एक होता है रेकरेंस रिलेशन। ये 2 चीजें लिखनी होती है और ज्यादा अभी आप इस पे इतना ज्यादा ध्यान मत दो। फॉर द टाइम बीइंग आप सिर्फ आइटरेटिव मेथड पे ही ज्यादा फोकस करो। बस आप जान लो कि ऐसे ऐसे भी चीजें होती है और ये चीजें काम कर सकती हैं। हम आगे आने वाली जो वीकली कॉन्टेस्ट है उसमें हम इसको इंक्लूड करते हुए चले जाएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन वाज इंसर्शन सॉर्ट। वीक 2 में हमने बबल सॉर्ट, सिलेक्शन सॉर्ट और इंसर्शन सॉर्ट पढ़ लिया था, और वीक 3 में हमने डाला था शायद क्विक सॉर्ट एंड मर्ज सॉर्ट, डिवाइड एंड कॉन्कर टेक्निक्स एंड ऑल। सो इंसर्शन सॉर्ट के पार्ट 1 वाले प्रॉब्लम वाज क्वाइट बेसिक। ये प्रॉब्लम कह रहा है कि you are given a sorted array, or you can say you are given a almost sorted array. तो हम एक array ले लेते हैं। For example, we are given an array say 1 3 5 7 9। ये एक sorted array दिया हुआ है, और मैंने एक एग्जांपल लिया था एक array का which was 1 3 5 7 9 and 2। So इतना पोर्शन n-1 एलिमेंट को छोड़कर जो बाकी वाला पोर्शन है वो एरे का सॉर्टेड है, और हमें लास्ट वाले एलिमेंट को इस सॉर्टेड एरे में किसी तरीके से इंसर्ट करना है यूजिंग इंसर्शन सॉर्ट। ओके, सो इसको कैसे हम अप्रोच कर सकते हैं? वी विल बी आइटरेटिंग आवर एंटायर एरे फ्रॉम बैकवर्ड्स टुवर्ड्स द फ्रंट ऑफ द एरे। 9 से शुरू करके हम 1 तक हर एक एलिमेंट पर आइटरेट करेंगे और हर एक एलिमेंट को कंपेयर करेंगे हम लास्ट वाले एलिमेंट से। if our particular element which we are iterating is greater than our last element, तो हमें उस वाले एलिमेंट को एक राइट तरफ शिफ्ट करना है टू मेक सम स्पेस फॉर 2। क्यों? अब देखो, जैसे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं, हम इसको आइटरेट करते हुए चलेंगे। अब 9 को मैंने 2 से कंपेयर किया, 9 इज ग्रेटर देन 2, तो हमें ये पता है कि हमारी सॉर्टेड एरे में 2 विल कम बिफोर 9, तो हमें उस 2 के लिए थोड़ी सी स्पेस बनानी पड़ेगी। सो फॉर दैट वी विल बी शिफ्टिंग 9 1 स्टेप टुवर्ड इट्स राइट। ठीक है, तो पहले वाले आइटरेशन में द एलिमेंट विच इज प्रेजेंट इन द लास्ट, वी विल बी कंपेयरिंग दिस एलिमेंट विद ऑल द अदर एलिमेंट्स। और अगर हमारा जिस एलिमेंट पर हम आइटरेट कर रहे हैं, सपोज 9 है, 9 इज कमिंग आउट टू बी ग्रेटर देन आवर लास्ट एलिमेंट, तो हमें ये पता है कि जब हमारी एरे फाइनली सॉर्टेड होएगी तो 2 विल बी कमिंग बिफोर 9, तो उसके लिए वी विल बी मूविंग 9 1 स्टेप टुवर्ड्स इट्स राइट, ताकि हम 2 के लिए थोड़ा सा स्पेस बना सके। ओके, सिमिलरली वी विल बी कंपेयरिंग 7 विद 2, 7 भी 2 से ज्यादा है, तो 7 को भी हम एक स्टेप राइट की तरफ शिफ्ट कर देंगे। सो आवर एरे विल लुक समथिंग लाइक दिस। सिमिलरली 5 को हम 2 के साथ कंपेयर करेंगे, 5 इज ऑल्सो ग्रेटर देन 2, तो 5 को भी एक स्टेप राइट की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं।
1 3 5 5 7 9। उसके बाद फिर 2 के साथ कंपेयर कर रहे हैं, 3 भी 2 से बड़ा है तो 3 को भी एक स्टेप राइट की तरफ शिफ्ट कर दिया। एंड फाइनली 1 विच इज लेस देन 2। तो जब हमें ऐसा कोई एलिमेंट मिल जाता है विच इज एक्चुअली लेस देन 2, देन 2 की जो या फिर लास्ट वाले एलिमेंट की जो करेक्ट पोजीशन है दैट विल बी इक्वल टू इमीडिएट राइट ऑफ 1। सो हमें 2 को इस वाली पोजीशन पे रखना है। ओके, 1 2 3 5 7 9। दिस वाज आवर क्वेश्चन एंड वी हैव टू प्रिंट ईच एंड एवरी स्टेप। ये सारे स्टेप्स हमें प्रिंट करने हैं। इसमें किसी को कोई दिक्कत? चलो फिर कोडिंग पार्ट पे चलते हैं। कोड करते हुए समझाता हुआ चलता हूं मैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गिवन द साइज ऑफ द वेक्टर और हमें एक वेक्टर दिया हुआ है। तो सबसे पहले तो हम इसके लास्ट वाले एलिमेंट को अलग से एक वेरिएबल में स्टोर कर लेंगे। ओके, लास्ट वाले एलिमेंट को स्टोर कर और हम एक बूल वेरिएबल और बनाएंगे विच विल बी डिनोटिंग कि हमारा लास्ट वाला वेरिएबल हमारी एरे में हमने सही पोजीशन पे रख दिया या नहीं रखा। तो इनिशियली हमने लास्ट वाला एलिमेंट कहीं भी इंसर्ट नहीं किया, इसलिए मैंने इसको फॉल्स सेट किया हुआ है। और जैसे ही हम लास्ट वाले एलिमेंट को हमारी एरे में इंसर्ट कर देंगे देन आई विल बी अपग्रेडिंग दिस इंसर्ट वेरिएबल टू ट्रू। Okay, so let us iterate from int I is equal to n minus 2 से लेकर I is greater than equal to 0 तक चलते हैं। देखो माइनस माइनस करता हुआ जा रहा हूँ मैं। And at every step I have to check if भैया आपने n-2 क्यों करा ARR है? -1 क्यों नहीं? क्योंकि लास्ट वाला एलिमेंट इज प्रेजेंट एट n-1। ये देखो जो इंडेक्सिंग होती है एरे की वो हमेशा 0 से शुरू होती है। 0 अच्छा 1 ठीक है 2 भैया, आ गया बेस। 4 5। दिस वाज n-1 और हमें यहाँ से शुरू करके 0 तक चलना है, तो इसलिए दिस वाज n-1, ये n-2 था। सो दिस वाज द रीजन। तो हर एक बार हमें कंपेयर करते हुए चलना है लास्ट वाले एलिमेंट से। इफ आर ARR ऑफ I इज एक्चुअली कमिंग आउट टू बी ग्रेटर देन आवर लास्ट एलिमेंट, तो हम इसको एक कदम राइट की तरफ शिफ्ट कर देंगे। ARR ऑफ I + 1 में ARR ऑफ I डाल देंगे। इसको हमने एक तरफ राइट की तरफ शिफ्ट कर दिया ताकि थोड़ी सी स्पेस बन जाए हमारे लास्ट वाले एलिमेंट के लिए। जैसे मैंने बताया, जैसे 2 है, 2 9 से छोटा है, तो हमें पता है कि सॉर्टेड एरे में 2 9 से पहले आएगा, इसलिए थोड़ी स्पेस बनानी पड़ेगी। तो हम जो भी एलिमेंट्स 2 से बड़े हैं उनको राइट की तरफ शिफ्ट करते हुए चले जाएंगे। दिस वाज आवर एंटायर कॉन्सेप्ट। ओके, तो इसको राइट की तरफ शिफ्ट कर दिया एल्स, और इसमें हम इक्वल टू वाला कंडीशन भी डाल रहे हैं। ओके, सो एल्स इफ ARR ऑफ I इज लेस देन लास्ट एलिमेंट, अगर हमें कोई भी एक ऐसा एलिमेंट मिलता है जो कि हमारे लास्ट वाले एलिमेंट से छोटा है, तो इसका मतलब हमें अपने लास्ट वाले एलिमेंट की करेक्ट पोजीशन पता चल चुकी है एंड वी जस्ट हैव टू इंसर्ट आवर लास्ट एलिमेंट एट I + 1। ARR ऑफ I लास्ट वाले एलिमेंट से छोटा है, तो ARR ऑफ I + 1 पर हम लास्ट वाले एलिमेंट को डाल देंगे। ओके, और इसी के साथ वी विल बी अपग्रेडिंग और इंसर्ट वेरिएबल को हमने ट्रू कर दिया। और एरे को अगर प्रिंट करना है या फिर वेक्टर को हमें अगर प्रिंट करना है, नया फंक्शन पढ़ा है, मैं एक फंक्शन बना रहा हूँ which will be printing our entire array. It won't be returning anything, it will be returning just void, but it will be printing our entire array. Okay, print नाम पे एक फंक्शन बना दिया। ये फंक्शन कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा, तो सबसे पहले मैं void लिख रहा हूँ, followed by print, followed by all the arguments that we will be giving to this function, vector of int ARR followed by n। और इस फंक्शन में कुछ नहीं करना, हमें बस प्रिंट कराना है इस पूरे वेक्टर को। int I = 0 से लेके इन तक लूप चला रहा हूँ और
हर एक कंटेंट को प्रिंट करा रहा हूँ। वेक्टर बेसिकली एक क्लास है और जो सारे फंक्शंस हम एरे से कर सकते हैं वो वेक्टर से कर ही सकते हैं, प्लस वेक्टर में कुछ एडिशनल फंक्शनैलिटीज होती है। वेक्टर डायनेमिकली एलोकेट होता है। वेक्टर का साइज आप कभी भी बढ़ा सकते हो जब आप चाहो। एरे का साइज प्री डिफाइंड होता है। ये इन दोनों के बीच का डिफरेंस है। और वेक्टर में काफी सारी फंक्शनैलिटीज होती है, जैसे कि अगर आपको एरे की वेक्टर से कर सकते हो बाय यूजिंग, और v dot size will be defining the size of the entire vector. v dot empty बताएगा कि अगर वो वेक्टर empty है नहीं। ऐसे ही काफी सारे फंक्शंस होते हैं जो हमें वेक्टर में प्री डिफाइंड होते हैं। वेक्टर बेसिकली स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी में हमें प्री डिफाइंड होते हैं, जिससे हम सारे काम जो एरे से करते हैं वो वेक्टर से तो कर ही सकते हैं, प्लस कुछ एडिशनल फंक्शनैलिटीज भी मिल जाती है हमें, जैसे डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। जब हम चाहे अपने वेक्टर के साइज को बढ़ा सकते हैं या कम कर सकते हैं। पुश बैक होता है, पॉप बैक होता है, एम्प्टी होता है, रीसाइज होता है। किसी भी एक पर्टिकुलर एलिमेंट को अगर हम इरेज करना चाहें तो वो इजिली एरे से कर सकते हैं। अगर हमें वही काम किसी भी एक भी एलिमेंट को अगर हम बीच से इरेज करना है तो हम उसको वेक्टर से आसानी से कर सकते हैं। अगर हमें वही काम एरे पे करना पड़े तो हमें सारे एलिमेंट्स को या तो पीछे की तरफ शिफ्ट करना पड़ेगा या आगे की तरफ शिफ्ट करना पड़ेगा जब हम कुछ भी इरेज ऑपरेशन यूज करते हैं। तो ये सारी जो फंक्शनैलिटीज होती है वो वेक्टर से आसानी से हो जाती है। अब एरे को आप कैसे डिफाइन करते हो? एरे को डिफाइन करने के लिए वी यूज डेटा टाइप फॉलोड बाय सम वेरिएबल फॉलोड बाय सम ब्रैकेट्स। सुनाई दे रहा है या आवाज लैग कर रही है मेरी? भैया हाँ, ये तो सुनाई दे रहा था, पर वो जो आपने एक मिनट खोलना वो वाला व्हाइट बोर्ड वी पुश डॉट पुश बैक बताया था, वो नहीं सुनाई दिया था। अच्छा कोई नहीं, मैं दोबारा बता देता हूँ। तो मैं यही बता रहा था, जब एरे को डिफाइन करते हैं तो कुछ ये सिंटैक्स होता है। ओके, हाँ भैया, ये डेटा मैंने टाइप पढ़ रखा, ये वाला एक्चुअली मैंने ये वाला सिंटैक्स इसी पढ़ा तरीके था। से जब हम वेक्टर को डिफाइन करते हैं तो वेक्टर लिखते हैं फॉलोड बाय द डेटा टाइप। इन दोनों ब्रैकेट्स के बीच में उसका डेटा टाइप आता है, फॉलोड बाय वेरिएबल नेम या फिर वेक्टर नेम। ओके, ये सिंटैक्स है। अगर हम इंटीजर टाइप का वेक्टर बना रहे हैं देन वी यूज वेक्टर फॉलोड बाय इंट। अगर हम स्ट्रिंग टाइप का वेक्टर बना रहे हैं देन वी यूज वेक्टर फॉलोड बाय स्ट्रिंग एंड सो ऑन। अब मैं यही चीज बता रहा था आपको कि जो भी काम आप एरे से कर सकते हो वेक्टर से तो कर ही सकते हो। साथ में वेक्टर में काफी सारी एडिशनल फंक्शनैलिटीज होती है क्योंकि ये प्री डिफाइंड है। इसके ये हमारी लाइब्रेरी में पहले से इंक्लूडेड है और इसमें काफी सारी एडिशनल फंक्शनैलिटीज हैं, जैसे कि वी डॉट पुशबैक। वी डॉट पुशबैक फंक्शन से आप क्या कर सकते हो ये आपको याद रखना पड़ेगा क्योंकि ये काफी काम की चीज है। वी डॉट पुशबैक फंक्शन से आप अपने वेक्टर में किसी भी, जैसे वेक्टर आपका दिया हुआ है 1 2 3 4, पहली बात जो मैं बार बार बता रहा हूँ आपको ये है कि एरे में आपको प्री डिफाइंड साइज होता है। अगर आपने उसमें फिक्स साइज होता है, लेकिन वेक्टर में प्री डिफाइंड साइज नहीं होता। वेक्टर में आप कभी भी कितने भी एलिमेंट या तो पुश कर सकते हो पीछे या पॉप कर सकते हो। वो डायनेमिकली एलोकेट पुश बैक जब आप करोगे तो इसके पीछे मान लो ये आपका एक वेक्टर है। अगर आपको इसी वेक्टर में एक और एलिमेंट ऐड करना है से 5, देन यू कैन यूज वी डॉट पुश बैक। इसके अंदर आप 5 लिखोगे तो बेशक इसका साइज अभी 4 है, इसका साइज देन इट विल ग्रेजुअली इंक्रीज और आप 5 को यहाँ पर डायनेमिकली एलोकेट कर सकते हो। इसी तरीके से इफ यू से वी डॉट पुश पॉप बैक तो ये 5 रिमूव कर सकते हो आप। अगर यही काम आपको एरे में करना पड़ेगा तो आपको लूप लगाने पड़ेंगे और बहुत सारे आइटरेशंस करने पड़ेंगे। अगर एरे में यही काम करना पड़ेगा तो आपको एक और एरे बनाना पड़ेगा विच विल बी ऑफ साइज n+1, एक साइज बड़ा एरे। उसमें आप सारे ये सारी वैल्यूज कॉपी करोगे और फिर बाद में 5 इंसर्ट करोगे लास्ट वाले पोजीशन पर। तो इस पूरी मतलब इस पूरे झंझट से बचने के लिए वी यूज वेक्टर क्योंकि ये काफी आसानी से यूज हो सकता है और इसके काफी सारे फंक्शंस होते हैं। फॉर द टाइम बीइंग जो फंक्शंस यूज करेंगे हम रिपीटेडली वो होंगे वी डॉट एम्प्टी, वी डॉट साइज, वी डॉट पुश बैक एंड वी डॉट पॉप बैक। ये फंक्शंस तो आप सिर्फ याद रखो क्योंकि हम ये रिपीटेडली यूज करते हुए चले जाएंगे और थोड़े टाइम के बाद खुद से भी याद हो ही जाएंगे। सो दिस वाज ऑल अबाउट वेक्टर।
मैं क्या बता रहा था, इंसर्शन सॉर्ट पे थे, हमने पूरा लिख लिया था। हाँ, ये वाला फंक्शन हमने पूरा लिख लिया था। उसके बाद प्रिंट फंक्शन हमने पूरा लिख लिया था ना। उसके बाद हमें एक चीज और इंक्लूड करनी थी यहाँ पर, ब्रेक स्टेटमेंट। वंस हमारा लास्ट वाला एलिमेंट हमारी सॉर्टेड पोजीशन पर इंसर्ट हो चुका है, देन वी विल बी ब्रेकिंग दिस लूप। उसके बाद हमें कोई भी इटरेशन यूज करने की जरूरत नहीं है, कोई भी आगे कोई भी कंपैरिजन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा एलिमेंट पहले से इंसर्ट हो चुका है, तो हम इस लूप से ब्रेक कर जाएंगे। अब एक केस और है जो कि एज केस है, उसको और देख लो। इसी वाले एग्जांपल में अगर मैं कहूं 1 के बदले 2 और 2 के बदले ये लास्ट वाला एलिमेंट वाज 1, तो हमारी सारी हम हर एक एलिमेंट से कंपेयर करते हुए चले जाएंगे, एंड फाइनली वी विल रीच i इज इक्वल टू 0। i इज इक्वल टू 0 तक हमारा लूप चल रहा है, उसे हो जाएंगे। तो इस आइटरेशन के बाद आवर फाइनल एरे विल लुक लाइक समथिंग लाइक दिस, 2 2 3 5 7 9। लेकिन हमारा लास्ट वाला एलिमेंट hasn't been inserted yet। तो इस वाले केस में अगर हमारा लास्ट वाला एलिमेंट will not get inserted even after iterating over our entire array, then we will be inserting our last element at the first position। तो हमें सिर्फ ये लिखना है कि अगर हमारा इंसर्ट अभी भी फॉल्स है, पूरी एरे पर ट्रैवर्स करने के बाद यहाँ पर हमने n इज इक्वल टू 2 से लेके 0 तक सब पे ट्रैवर्स कर दिया, और हमारा इंसर्ट अभी भी फॉल्स है, मतलब हमने अभी भी इंसर्शन नहीं किया लास्ट वाले एलिमेंट को। सो इन दैट पर्टिकुलर केस आई विल बी इंसर्टिंग द लास्ट एलिमेंट एट ARR ऑफ 0, और इसको प्रिंट करा दूंगा मैं। ओके, सो दिस वाज ऑल। इसमें किसी को कोई डाउट है तो पूछो, मैं रन कर लेता हूँ इतने। अच्छा, कुछ गड़बड़ की है वो देखता हूँ मैं। ने भैया फॉर लूप के अंदर ही प्रिंट स्टेटमेंट डाल दी। हाँ, क्योंकि वो हमें हर एक आइटरेशन पे प्रिंट करना था। जैसे 2 4 6 8 8 है, फिर 2 4 6 6 है, जो मैं यहाँ पे बता रहा था ना आपको, हमें हर एक आइटरेशन में प्रिंट करना था, तो इसलिए मैंने प्रिंट स्टेटमेंट को फॉर लूप के अंदर डाले। वो ठीक है। और अच्छा, यहाँ पर ब्रेक नहीं आएगा, पहले हमें प्रिंट कराना है, उसके बाद ब्रेक डालना है। ये दिक्कत थी, पहले प्रिंट करा दिया और उसके बाद मैं चेक करूंगा कि अगर इंसर्ट हो चुका है देन ब्रेक। बस ये प्रॉब्लम था। भैया एक बार कोड दिखाना, मेरे को स्क्रीनशॉट लेना था कोड का। ले लिया? हाँ भैया। चलो, अगर इसमें किसी को कुछ पूछना है तो पूछो। कुछ ऐसा क्वेश्चन जो मेरी वॉइस लैग की वजह से नहीं समझ में आया, या फिर आप चाहते हो मैं दोबारा बोलूं, सो आई कैन डू दैट। ओके देन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बिग सॉर्टिंग, ये वाला प्रॉब्लम हम इनबिल्ट सॉर्ट वाले फंक्शन से ट्राई करते हैं। ओके, क्योंकि हमने बबल सॉर्ट, इंसर्शन सॉर्ट, सिलेक्शन सॉर्ट, ये सब तो पता है हमें कैसे करना है और कैसे यूज होता है, हमें इसका एल्गोरिदम भी यूज करना आता है, लेकिन कॉन्टेस्ट में हम पूरा का पूरा कोड दोबारा बार बार नहीं लिख सकते हैं। फॉर दैट वी विल बी यूजिंग
इनबिल्ट सॉर्ट फंक्शन, उसके बारे में मैं थोड़ा बता देता हूँ आपको। इनबिल्ट सॉर्ट फंक्शन is included in this library, hashtag include algorithm। इस लाइब्रेरी के अंदर सॉर्ट फंक्शन यूज होता है, सॉर्ट फंक्शन इनबिल्ट होते हैं जो कि हम अभी यूज करेंगे। सॉर्ट फंक्शन को कॉल करने के लिए यू जस्ट हैव टू राइट सॉर्ट फॉलोड बाय 3 पैरामीटर्स। इसमें ये दो जो पहले पैरामीटर्स है वो मैंडेटरी है, तीसरा पैरामीटर ऑप्शनल है। पहला पैरामीटर वुड बी द पोजीशन फ्रॉम वेयर यू वांट द सॉर्टिंग टू स्टार्ट। ठीक है, ये बेसिकली स्टार्ट पोजीशन को डिफाइन करता है। दूसरा पैरामीटर विल बी डिफाइनिंग एंड पोजीशन, जहां तक आपको सॉर्ट करना है। एंड तीसरा पैरामीटर विल बी डिफाइनिंग हाउ यू वांट द सॉर्टिंग ऑपरेशन टू परफॉर्म। अगर आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना है या फिर आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना है या फिर किसी मान लो 2 स्ट्रिंग्स है उनकी लेंथ के बेसिस पे सॉर्ट करना है, तो वो सारी चीजें इस थर्ड पैरामीटर में डिफाइंड होती है। थर्ड पैरामीटर इज नथिंग बट अ फंक्शन, इट इज अ नेम ऑफ द यूजर डिफाइंड फंक्शन। इस फंक्शन का आप कुछ भी नाम डाल सकते हो और ये फंक्शन बेसिकली कैसा होगा वो और बता देता हूं मैं। दिस फंक्शन विल बी ऑफ टाइप बूल। ये बूल डेटा टाइप रिटर्न करेगा। इट विल बी टेकिंग 2 एलिमेंट्स। अब मान लो आपकी आप एक इंटीजर एरे को सॉर्ट कर रहे हो, ओके, इंटीजर एरे को सॉर्ट कर रहे हो, तो ये 2 वैल्यूज लेगा फ्रॉम दिस एरे। इट विल बी टेकिंग 2 वैल्यूज ऑफ टाइप इंटीजर फ्रॉम दिस एरे एज इट इज। 2 वैल्यू से इसने ले लिए ए और बी। जिस ऑर्डर में ए और बी एरे में प्रेजेंट है उसी ऑर्डर में हमने इसको उठाया है। ओके, नाउ दिस फंक्शन, इफ दिस फंक्शन रिटर्न्स ट्रू, तो इसका मतलब जो ऑर्डर ए और बी का है, जिस ऑर्डर में हमने ए और बी को इस एरे से लिया है, दैट ऑर्डर इज करेक्ट, दैट ऑर्डर इज करेक्ट, और हमें उस ऑर्डर को चेंज करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर ये फॉल्स रिटर्न कर देता है तो इसका मतलब है कि ए और बी का जो ऑर्डर है, जो हमारी ओरिजिनल एरे में ए और बी का ऑर्डर है, वो गलत है एंड वी नीड टू स्वैप देम। ओके, इसको एक बार अच्छे से समझा दूंगा मैं, आपको थोड़ा आइडिया लग गया होगा कि सॉर्ट फंक्शन में 3 पैरामीटर्स होते हैं, स्टार्ट पोजीशन, एंड पोजीशन, और एक कंपैरेटिव फंक्शन होता है विच इज ऑफ टाइप बूल। इसको कोड करते वक्त एक बार अच्छे से समझा देता हूं। तो बिग सॉर्टिंग में वी आर गिवन एन एरे ऑफ टाइप स्ट्रिंग। स्ट्रिंग टाइप का एरे है और हमें जो एलिमेंट्स है ना वो स्ट्रिंग के फॉर्म में दिए हुए हैं, लेकिन हमें ऐसे ट्रीट करना है एज इफ दे आर इंटीजर्स, और हमें इस पूरी एरे को सॉर्ट करना है। ओके, सो ये सारी स्ट्रिंग्स दी हुई हैं और हमें इस पूरे को सॉर्ट करके कुछ ऐसा दिखाना है, 1 3 3 5 10, उसके बाद ये बड़ी सी स्ट्रिंग। ओके, तो हमें ये वेक्टर दिया हुआ है जिसको सॉर्ट करना है। So I'll be calling inbuilt sort function। अब मैंने आपको बताया था कि 3 पैरामीटर्स होते हैं सॉर्ट के, स्टार्टिंग पोजीशन, एंडिंग पोजीशन और एक कंपैरेटिव फंक्शन जो डिफाइन करेगा कि कैसे आपको इस वेक्टर को सॉर्ट करना है। तो स्टार्टिंग पोजीशन डिफाइन करने के लिए वी यूज द नेम ऑफ द वेक्टर अनसॉर्टेड डॉट बिगिन डॉट पुशबैक डॉट साइज। इसी तरीके से एक फंक्शन है डॉट बिगिन विच विल बी रिटर्निंग अ इटरेटर टुवर्ड्स द स्टार्ट ऑफ द एरे। ऐसे ही होता है अनसॉर्टेड डॉट एंड। ये सारे फंक्शंस आपको जैसे जैसे यूज करोगे वैसे वैसे नॉलेज बढ़ती जाएगी और आपको आइडिया लगता चला जाएगा कि किस फंक्शन से क्या हो रहा है। सो अनसॉर्टेड डॉट बिगिन विल बी डिफाइनिंग द पोजीशन जहां से हमें सॉर्टिंग बिगिन करनी है, and unsorting dot end will be defining the end position of this vector जहां तक हमें सॉर्ट करना है। ओके, उसके बाद हम एक खुद से एक फंक्शन बना रहे हैं which will be defining कि कैसे सॉर्ट करना है। that will be defined using this comp function। okay, once our entire array is sorted or once our entire vector is sorted, we will be returning this vector, return unsorted।
हमें सिर्फ एक फंक्शन बनाना है which will be of type bool. It will return either true or false. और फंक्शन का नाम डालेंगे हम यहाँ पे comp followed by 2 arguments. जो 2 आर्ग्यूमेंट ये लेगा that will be of the same type. जो हमारे array का डेटा टाइप है उसी टाइप के 2 वैल्यूज लेगा ये, ठीक है। अभी हमारी जो वेक्टर का डेटा टाइप है वो स्ट्रिंग है, तो स्ट्रिंग के 2 वेरिएबल्स ले लेगा a और b। अगर ये ट्रू रिटर्न करते हैं, हमारा कॉम्प फंक्शन जो हमने यूजर डिफाइंड फंक्शन है, इफ इट रिटर्न्स ट्रू, तो इसका मतलब ए और बी की रिस्पेक्टिव पोजीशन इस वाली अनसॉर्टेड एरे में सही है और हमें कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं है। एंड इफ इट रिटर्न्स फॉल्स, देन दैट मींस कि ए और बी की जो पोजीशन है वो अनसॉर्टेड एरे में गलत है एंड वी नीड टू स्वैप देम। उस वाले केस में फॉल्स रिटर्न करेगा। ओके, for the time being, अगर a dot length, अगर एक स्ट्रिंग की लेंथ b स्ट्रिंग से कम है तो हमारा a पहले आना चाहिए। अगर आप 2 स्ट्रिंग्स को कंपेयर कर रहे हो तो उनकी लेंथ को कैसे कंपेयर कर सकते हो? या तो a की लेंथ छोटी होगी b से, या a की लेंथ b के बराबर होगी, या a की लेंथ b से ग्रेटर होगी। अगर हमारी a की लेंथ b से कम है तो इसका मतलब हमारी सॉर्टेड एरे में a शुड कम फर्स्ट। एक एग्जांपल ले लेते हैं, यहां पर देखो, मान लो a 2 है और b 100 है, सॉर्ट करने के बाद भी 2 पहले आना चाहिए 100 से। तो वही चीज लिखी है, इफ a डॉट लेंथ इज लेस देन b डॉट लेंथ, तो हमें रिटर्न ट्रू करना है। इसका मतलब a b से पहले ही आना चाहिए, ये सही है। ओके, अब हम लिख रहे हैं इफ a डॉट लेंथ is greater than b dot length, तो इसका मतलब a b से पहले नहीं आना चाहिए, it should return false। मान लो जैसे ये है, a दिया हुआ है ये वाली स्ट्रिंग और b दी हुई है ये वाली स्ट्रिंग। सॉर्ट करने के बाद दिस एलिमेंट जो मैंने अभी हाईलाइट किया हुआ है, इट शुड कम बिफोर दिस एलिमेंट, है ना। तो इसीलिए ये ऑर्डर ए और बी का गलत है, दैट्स व्हाई वी आर रिटर्निंग फॉल्स। अब तीसरा केस क्या बनता है? जब दोनों स्ट्रिंग ए डॉट लेंथ और बी डॉट लेंथ सेम है एग्जैक्टली, व्हेन ए डॉट लेंथ इज एग्जैक्टली सेम एज दैट ऑफ बी डॉट लेंथ, तब हमें दोनों स्ट्रिंग्स को लेक्सोग्राफिकली कंपेयर करना पड़ेगा। जैसे ये 3 केस है, 100, 111 और 200। जब ये तीनों केस आएंगे, जब हमारे नंबर ऑफ डिजिट्स तीनों स्ट्रिंग में सेम है, देन वी विल बी कंपेयरिंग लेक्सोग्राफिकली कि किसकी वैल्यू कम है। इफ a इज लेस देन b, देन वी विल बी रिटर्निंग ट्रू। else we'll be returning false. So this was our comparative function, और ऐसे हम इनबिल्ट फंक्शन को यूज करते हैं। इनबिल्ट सॉर्टिंग फंक्शन को ऐसे यूज किया जाता है। इसको रन कर लेते हैं। ओके, कहीं गलत किया है मैंने, एक सेकेंड। हाँ, तो कंपाइलेशन में वार्निंग एरर फिर भी दिखा रहे हैं, बट हमारा कोड चल रहा है। देख लो, एग्जैक्टली सेम चीज करिए। मैंने देखो a डॉट लेंथ को b डॉट लेंथ से कंपेयर करा है। अगर a डॉट लेंथ छोटा है देन वी आर रिटर्निंग ट्रू। एल्स इफ अगर दोनों लेंथ सेम है तो हम लेक्सोग्राफिकली कंपेयर कर रहे हैं। इफ a इज लेस देन b तो रिटर्न ट्रू, नहीं तो फॉल्स। और जो फाइनल केस बचेगा, इन दैट केस a डॉट लेंथ इज कमिंग आउट टू बी ग्रेटर देन b डॉट लेंथ, तो उस वाले केस में वी आर रिटर्निंग फॉल्स। सो ऐसे हम इनबिल्ट सॉर्ट फंक्शन यूज करते हैं। वी जस्ट हैव टू फॉल्स रिटर्न कर रहा है, फिर वो फॉल्स कहाँ चेक कहाँ हो रहे हैं? फिर वो जहाँ फॉल्स रिटर्न कर रहा है वो इनबिल्ट चेक कर रहा है, इनबिल्ट स्वैप कर दे रहा है फिर वो। हाँ, इंडेक्स चेक कर रहे हैं। ये सॉर्ट फंक्शन की जो डेफिनेशन है ना, वो हेडर फाइल के अंदर पहले से ही डिफाइंड है। वो इनबिल्ट चेक कर रहे हैं और इनबिल्ट रिटर्न करेगा वहाँ वो खुद वो चेंज कर देगा।
हाँ, जहां जब फॉल्स रिटर्न करेगा वहां वो स्वैप कर देगा दोनों पोजीशंस को। अगर ट्रू रिटर्न करेगा तो इसका मतलब ए और बी की जो बाय डिफॉल्ट हमारी ओरिजिनल एरे में पोजीशंस है वो सही है और कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है। यही होता है। सो ये वाला क्वेश्चन भी हो गया। नाउ लेट्स कम ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को बताने से पहले मैं आपको एक चीज और बता देता हूं जो कि काम की है, काफी काम की है। पेयर, पेयर एक ऐसा कंटेनर है विच कैन कंटेन टू डेटा ऑफ द सेम डेटा टाइप और ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप। ठीक है, अगर आपको दो डेटा स्टोर करने हैं आइदर ऑफ द सेम डेटा टाइप, मान लो दो इंटीजर्स स्टोर करने हैं एक वेरिएबल के अंदर 2 और 3, तो आप इनका एक पेयर बना सकते हो यूजिंग दिस डेफिनेशन। या फिर मान लो फॉर एग्जांपल आपको एक स्ट्रिंग के साथ एक इंटीजर को एसोसिएट करना है। मान लो जैसे एक फ्रूट है, उसके प्राइस को, फ्रूट और फ्रूट का नाम और उसके प्राइस को एक साथ लिखना है, देन यू कैन यूज पेयर फॉर दैट। कैसे यूज कर सकते हो? पहले आपको डिफाइन करना पड़ेगा जो दो डेटा टाइप दैट यू विल बी यूजिंग टू स्टोर। फॉर एग्जांपल पेयर के अंदर वी आर स्टोरिंग string and an integer. String will be defining the name of the fruit and integer will be defining the price. ठीक है, ऐसे आप एक पेयर बना सकते हो। दिस इज द सिंटैक्स। और इसमें वैल्यू डालने के लिए यू कैन यूज p डॉट मेक पेयर। उसके बाद कोई स्ट्रिंग, मान लो एप्पल, फॉलोड बाय इट्स प्राइस, से 123। 23 is the integer और एप्पल इज द स्ट्रिंग, और ये दोनों चीजें एक साथ इस डेटा वेरिएबल में स्टोर हो जाएंगी। ओके, ये थोड़ा टॉपिक रेगुलरली लोग पढ़ाते नहीं है, लेकिन मैं बता रहा हूँ क्योंकि ये काम की चीज है। कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग और भी काफी सारे जो डेटा स्ट्रक्चर के क्वेश्चंस हैं, उसको अगर आपको इजीली करना है तो ये चीज आनी चाहिए। नाउ अगर हमने एक पेयर में p में मैंने दो वैल्यू स्टोर कर ली, एक स्ट्रिंग और एक इंटीजर, अगर हमें इसको एक्सेस करना है या इसको चेंज करना है देन वी कैन यूज p डॉट फर्स्ट। और अगर हमें दूसरे डेटा को एक्सेस करना है या फिर इसको चेंज करना है, मॉडिफाई करना है, देन वी कैन यूज p डॉट सेकेंड। पेयर के थ्रू ही हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन सेज दैट देयर इज अ स्टूडेंट नेम्ड एज कनिष्क जिसके मिड टर्म एग्जाम्स हैं। इस स्टूडेंट्स के n सब्जेक्ट्स हैं। फॉर द टाइम बीइंग लेट्स से इसके पास 3 सब्जेक्ट्स हैं, A, B, C, और इन सब्जेक्ट्स को आइदर ही कैन गिव द टेस्ट ऑफ दीज पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स एज पर द डेट्स ऑन द डेट शीट और ऑन एनी अदर डेट which is actually less than this date given by the date sheet. This date is denoted by rescheduled date. ठीक है, एक एग्जांपल ले कनिष्क है, उसके 3 सब्जेक्ट्स हैं A, B एंड C। अब उसको इन तीनों सब्जेक्ट्स के टेस्ट देने हैं। या तो वो ए सब्जेक्ट का टेस्ट डेट शीट के अकॉर्डिंग 5th तारीख को दे सकते हैं, या तो वो रीस्केड्यूल डेट को दे सकते हैं, दैट इज 2। सेम गोज फॉर बी एंड सेम गोज फॉर सी। या तो बी का टेस्ट ही कैन गिव ऑन 3 और ही कैन गिव ऑन 1। सिमिलरली ही कैन गिव द टेस्ट ऑफ सी सब्जेक्ट आइदर ऑन 4th डेट और ऑन द 2nd डेट, उसकी मर्जी है। Now what we have to do, we have to find out लास्ट एग्जाम। हमें उसकी जो लास्ट एग्जाम जिस तारीख को वो देगा वो हमें मिनिमाइज करनी है। कंडीशन यही है कि जो जिस ऑर्डर में वो एग्जाम दे रहा है दैट शुड बी इन इंक्रीजिंग ऑर्डर एज पर द डेट्स गिवन बाय द डेट शीट। तो जो ऑर्डर होगा एग्जाम देने का इस वाले केस में इट विल बी B फॉलोड बाय C फॉलोड बाय A। सबसे पहले उसको B सब्जेक्ट का एग्जाम देना पड़ेगा,
क्योंकि बी की जो डेट शीट में तारीख है वो 3 है, उसी तरीके से सी की जो डेट शीट में डेट है दैट इज 4, और उसके बाद फिर ए की डेट 5 है। तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डेट इन द डेट शीट के फैशन में ही उसे एग्जाम देना पड़ेगा। ओके, सो ये इसी ऑर्डर में एग्जाम दे सकते हैं, बी फॉलोड बाय सी फॉलोड बाय ए। और इन सब्जेक्ट्स के एग्जाम आइदर ही कैन गिव ऑन 5th, सॉरी जैसे बी का पहले एग्जाम है तो आइदर ही कैन गिव दिस सब्जेक्ट्स एग्जाम आइदर ऑन 3rd और ऑन 1st, वो उस पर डिपेंड करते हैं, वो इन दोनों में से किसी भी डेट को दे सकते हैं। उसी तरीके से सी सब्जेक्ट का एग्जाम आइदर ही कैन गिव ऑन 4th और ही कैन गिव ऑन 2nd, उसकी मर्जी। ए का भी एग्जाम आइदर ही कैन गिव ऑन 5 और he can give on any rescheduled date, that is 2। और एक कंडीशन ये हमेशा याद रखनी है कि जो डेट शीट की डेट है दैट विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन द रीस्केड्यूल्ड डेट। हमारा मेन एम है टू मिनिमाइज द डेट ऑफ हिज लास्ट एग्जाम। जो एग्जाम वो सबसे लास्ट में देगा उसकी जो डेट होगी वो हमें मिनिमाइज करनी है। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे? जो अभी मैंने पेयर बताया आपको, पेयर डेटा टाइप, वो यूज करेंगे। विल बी मेकिंग पेयर ऑफ दीज टू of the date given in the date sheet and the rescheduled date का हम एक पेयर बना लेंगे। इसी तरीके से सभी सब्जेक्ट्स के पेयर बनते हुए चले जाएंगे। So we will be having finally n number of pairs। और पेयर में p dot first में we will be containing the date of the date given in the date sheet, and in p dot second we will be containing the date given in the rescheduled। Okay, तो 5 denotes the date given by the date sheet और 2 denotes the rescheduled date। Similarly 3,1 का एक पेयर होगा, 4,2 का एक पेयर होगा। उसके बाद ये जो array of pairs बन चुका है इसको हम सॉर्ट कर लेंगे in order of the date given by the date sheet। पहले एलिमेंट के हिसाब से हम इस पूरी array को सॉर्ट कर लेंगे। ओके, सो सबसे पहले आ जाएगा 3,1, उसके बाद आ जाएगा 4,2, उसके बाद आ जाएगा 5,2। अब एक सब्जेक्ट को आइदर यू कैन गिव द फर्स्ट सब्जेक्ट एग्जाम ऑन 3rd और ऑन 1st, क्योंकि हमें मिनिमाइज करनी है जो फाइनल वैल्यू है, फाइनल टेस्ट की वैल्यू हमें मिनिमाइज करनी है। सो वी विल बी टेकिंग इन दोनों में से लीस्ट वैल्यू। ओके, इस वाले केस में हमने 1 को ले लिया, फिर दूसरे वाले केस में दूसरे सब्जेक्ट के एग्जाम को हम सेकेंड डेट को दे रहे हैं और 3rd सब्जेक्ट के एग्जाम को हम सेकेंड डेट को ही दे रहे हैं। तो ऐसे हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा 2। एक और केस ले लेते हैं, मान लो n इज इक्वल टू 3 रखते हैं और जो सब्जेक्ट्स हैं, जो डेट शीट में डेट दी हुई है सब्जेक्ट्स की वो है 6, 5, 4 और जो रीस्केड्यूल डेट है वो होगी 1, 2, 3। ये वाला केस काफी इंटरेस्टिंग है, थोड़ा सोचने वाला केस है। जो हम एग्जाम दे सकते हैं, पहले तो हम पेयर बना लेंगे और पेयर को सॉर्ट करने के बाद हमारी एरे कुछ ऐसी दिखेगी 4,3, 5,2, 6,1। ओके, सो हम पहला वाला एग्जाम 3rd को दे देंगे, लेकिन हम दूसरा वाला एग्जाम 2nd को नहीं दे सकते। हम पहला वाला एग्जाम अगर हम 3rd को दे रहे हैं तो हम दूसरा वाला एग्जाम पास्ट में जाके तो नहीं दे सकते, तो दूसरा वाला एग्जाम हमें 5th को ही देना पड़ेगा। 3rd से जो भी वैल्यू बड़ी होगी उसी को हमें नेक्स्ट वाला एग्जाम देना पड़ेगा, दैट इज 5। उसी तरीके से अब हम जो 3rd टेस्ट है, 3rd सब्जेक्ट का जो टेस्ट होगा, वी कांट गिव दिस टेस्ट ऑन 1st, क्योंकि ये वाली डेट निकल चुकी है। हम पास्ट में दोबारा जाके पेपर नहीं दे सकते। वी कैन ओनली गिव दिस एग्जाम ऑन 6th डेट। सो आवर फाइनल आंसर इज गोइंग टू बी the minimum value of the date for our final test is going to be 6। I guess ये क्लियर हो चुका होगा सबको, और मैं अब कोड करके दिखा देता हूँ। First of all, we'll be taking an integer. It will be denoting the number of subjects. Once we have taken this integer, we'll be creating an array of type pair int, int। ये हमने एक array बना ली जिसका साइज होगा n, क्योंकि हमारे पास n सब्जेक्ट्स हैं। उसके बाद हम इस array को फिल कर लेंगे।
i इज इक्वल टू 0 से लेके n तक मैंने एक लूप लगाया। मैं दो वेरिएबल्स बना रहा हूँ d1 और d2। इन दोनों वेरिएबल्स को मैंने यूजर से इनपुट करा लिया और फिर मैंने अपनी एरे में इन दोनों को इनपुट करा लिया। ai डॉट मेक पेयर d1 d2 और d2 का पेयर बना लिया और उसको मैंने अपनी इस वाली एरे में इंसर्ट करा दिया। वंस आई हैव डन दिस, मेरी एरे पूरी बन चुकी है और अब मुझे बस सॉर्ट करना है उस एरे को। सॉर्ट करने के लिए मैं दोबारा इनबिल्ट फंक्शन यूज कर रहा हूँ। पहली जो आर्ग्यूमेंट होगी इस फंक्शन की, सॉर्ट फंक्शन की, दैट विल बी डिफाइनिंग द स्टार्टिंग पोजीशन ऑफ द एरे। स्टार्टिंग पोजीशन इज a और कहाँ तक सॉर्ट करना है, a प्लस n तक सॉर्ट करना है। a से शुरू करके a प्लस n तक मैं इसे सॉर्ट करते हुए जा रहा हूँ और मैं अपना बाय डिफॉल्ट कंपैरेटिव फंक्शन बना रहा हूँ। कंपैरेटिव फंक्शन ये बताएगा कि इसको सॉर्ट कैसे करना है। सो दिस कंपैरेटिव फंक्शन विल बी ऑफ टाइप bool compare and it will be taking two variables, क्योंकि हम जो array sort कर रहे हैं that is of the type pair int comma int, तो हम दो variables ले लेंगे p1 and p2 of type pair int comma int। दो variables लिए और हमें sort कैसे करना है, p1 dot first के अकॉर्डिंग। और p1 dot first में डिनोट कर रहे हैं the date given in the date sheet. If p1 dot first is less than p2 dot first, then we just have to return true, else we have to return false. Okay, हमारी पूरी array which is of the type pair int comma int ये sort हो चुकी है। अब हम एक वेरिएबल ले लेते हैं which will be our answer। आंसर में हम इनिशियली डाल देते हैं जो पहला वाला टेस्ट है, पहले वाले सब्जेक्ट का जो टेस्ट देंगे दैट वी विल बी गिविंग ऑन रीस्केड्यूल डेट, क्योंकि रीस्केड्यूल डेट इज एक्चुअली लेस देन आवर डेट गिवन इन द डेट शीट। तो हम पहले वाले टेस्ट को हम रीस्केड्यूल वाली डेट पे दे देंगे। सो दिस इज इक्वल टू p of 0 a of 0 डॉट सेकेंड। इसको हम अपना पहला टेस्ट दे रहे हैं इस डेट को। नाउ वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम i इज इक्वल टू 1 से लेकर i इज इक्वल टू n तक। और अगर if our p of I dot second is actually greater than our answer or is equal to our answer, then we just have to upgrade our answer to p of I dot second, क्योंकि p of I dot second contains the reschedule date. p of I dot second contains the reschedule date which is actually less than our date sheet date। तो इस वजह से हम पहले कंसिडर करेंगे कि हम रीस्केड्यूल डेट ही उठाएं। हम कोशिश करेंगे कि हम पहले रीस्केड्यूल डेट, ये वाली रीस्केड्यूल डेट ही उठाएं, क्योंकि ये हमारी डेट शीट वाली डेट से छोटी है। इसकी वैल्यू हमारी डेट शीट वाली डेट से छोटी है, तो हम कोशिश करेंगे कि हम पहले ये उठाएं। तो अगर हमारा आंसर इज लेस देन या इक्वल टू p of I डॉट सेकेंड है, रीस्केड्यूल डेट से छोटा है, देन वील ट्राई टू अपग्रेड आवर आंसर टू p of I dot second। और अगर ऐसा पॉसिबल नहीं हो पा रहा, then we have to anyhow take the value of answer as p of I dot first। This was the final answer। इसको रन करके देख लेते हैं। ओके, यहाँ पर मेरे को a लिखना है और यहाँ पर भी a लिखना पड़ेगा। यहाँ पर थोड़ी गड़बड़ कर दी, a आ जाएगा। और यहाँ पर वी कैन
denote it as this. Again, pair of int comma int p में मैं इसको स्टोर करा देता हूँ और a of I will be equal to this p. Okay. So this should work fine. तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था आज के सेशन का। अगर इसमें किसी को कोई डाउट है या स्क्रीनशॉट वगैरह खींचना है तो खींच लो। इसके अलावा कल भी एक कॉन्टेस्ट होगा और वो इसी टाइम होगा सैटरडे को 7 o'clock और उसका सिलेबस होगा वीक 3 के जितना भी पोर्शन दिया हुआ था। सो कोशिश करना कि आप वो कॉन्टेस्ट दो और कोई भी कॉन्टेस्ट मिस ना करो तो सही रहेगा। अच्छा ठीक है आई गेस। हाँ मैं वही पूछा था नेक्स्ट टाइम हमें ठीक है। आप लोगों को कैसा लगा सेशन? मतलब क्या ज्यादा क्या बेटर है, सेशन या फिर ये सेशन ज्यादा बेटर था। काफी हद तक सारे कांसेप्ट क्लियर हो गए। अच्छा हाँ भैया सेशन बढ़िया था। ठीक है चलो देखते हैं। एक्चुअली वही है ना, लोग कितने आते हैं उस पर भी काफी डिपेंड करता है।